में बात गुंडागर्दी पर आ चुकी है। आम आदमी पार्टी बीजेपी पर गुंडागर्दी का आरोप लगा रही है तो बीजेपी भी आपके वार पर पलटवार कर रही है। कुल मिलाकर दिल्ली की सियासत में बयानबाजी का केंद्र बिंदु गुंडागर्दी बन गई है। इसका फायदा किसे मिलेगा, किसे नुकसान होगा, देश का सवाल में अगले कुछ मिनट में इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान भी होंगे, लेकिन सबसे पहले इस रिपोर्ट पर नजर डालिए। दिल्ली में चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, वैसे वैसे आरोप प्रत्यारोपों का दौर भी तेज हो रहा है। बयानबाजी के तीर चल रहे हैं। बीजेपी और आम आदमी पार्टी के नेता एक दूसरे को घेरने पर लगे हैं और अब बात गुंडागर्दी पर आ चुकी है। इस चुनावी फिल्म में रोमांचक मोड़ तब आया जब आम आदमी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी पर हमले का आरोप लगाया। आप और बीजेपी एक दूसरे पर हमला कराने का आरोप लगा रही हैं। दोनों दलों के बीच तलवारें खिंच गई हैं। एक बार फिर दिल्ली के रण के दिग्गज आमने सामने आ गए हैं। आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया कि नई दिल्ली के गोल मार्केट के पास चुनाव प्रचार के दौरान शनिवार दोपहर पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल की कार पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने पत्थर फेंककर हमला किया। केजरीवाल ने कह दिया कि भाजपा के चुनाव प्रचार का तरीका ऐसा ही है। देखिए, इस बार हम जिस तरह का कैंपेन देख रहे हैं, दिल्ली के लोगों ने इस तरह का कैंपेन देखा नहीं है। इस तरह की हिंसा आज तक दिल्ली के लोगों ने देखी नहीं है, जिसमें एक पूर्व मुख्यमंत्री के ऊपर कातिलाना हमला करने की कोशिश की जाए। लेकिन मैंने हमेशा कहा है कि मैं देश के लिए, समाज के लिए मेरा जीवन समर्पित है। वो अपने वो इसी तरह से वो हार रहे हैं बुरी तरह से, वो इसी तरह से चुनाव लड़ना जानते हैं, वो इस तरह से अपनी कैंपेनिंग करें। मैं लोगों के काम के लिए, लोगों की योजनाओं के लिए, लोगों के भले के लिए, उनके विकास के लिए योजनाएं ऐलान कर रहा हूं, अपना काम बता रहा हूं। हम उस तरह से अपना कैंपेन कर रहे हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने कहा, अरविंद केजरीवाल पर हमला करने में जिन लोगों के नाम सामने आए हैं वो प्रवेश वर्मा के लोग हैं। उन्होंने आगे कहा कि हमला करने वालों की प्रवेश वर्मा के साथ फोटो दिख रही है। एक आरोपी का नाम रोहित त्यागी है। आतिशी ने बकायदा इस आरोपी की एक फोटो दिखाई जिसमें रोहित प्रवेश वर्मा के साथ दिख रहा है। इनका नाम है रोहित त्यागी। रोहित त्यागी जी का अगर आप फेसबुक पेज देखिए तो उसमें भी उनकी प्रवेश वर्मा जी के साथ फोटो है। वो प्रवेश वर्मा जी के प्रचार में लगातार शामिल हुए हैं। ये आप देख सकते हैं कि जिस रोहित त्यागी जी ने गाड़ी पे हमला किया, वो रोहित त्यागी लगातार प्रवेश वर्मा के साथ है। एक तरफ आपका वार तो दूसरी तरफ भाजपा का पलटवार। खुद पर लगे आरोपों के बीच प्रवेश वर्मा भी सामने आए। खुलकर कह दिया कि 3 चुनाव जीतने वाले अरविंद केजरीवाल को अब डोर टू डोर कैंपेन करना पड़ रहा है। जो केजरीवाल कहते थे कि गाड़ी नहीं लूंगा, बंगला नहीं लूंगा, आज केजरीवाल के साथ 50 गाड़ियां चलती हैं, उसमें 400 लोग चलते हैं और वो पंजाब पुलिस के लोग हैं। तो आप ये देखेंगे कि अरविंद केजरीवाल जो कहते थे मैं गाड़ी नहीं लूंगा, बंगला नहीं लूंगा, सिक्योरिटी भी नहीं लूंगा, आज उनके साथ में 50 गाड़ियां चलती हैं और 50 गाड़ियों में 400 पुलिस के लोग चलते हैं। 400 पुलिस चलती है और वो 400 में से 350 पुलिस के लोग सारे पंजाब से आए हुए, पंजाब पुलिस के लोग हैं। इतनी गन्स के होने के बाद कल 3 जो यहीं के असेंबली के वोटर हैं, ऐसे 3 लड़कों ने जब अरविंद केजरीवाल से बात करने की कोशिश करी, उनके हाथ में ना तो कोई डंडा था, ना कोई वेपन था, ना और भी किसी प्रकार का कोई भी हथियार था। जो 3 यहां के लड़के थे और कल उन्होंने एक लड़के का फोटो डालकर ये कहा कि वो बीजेपी का करीबी है, प्रवेश वर्मा का करीबी है। यहां के सारे 1,09,000 वोटर ही मेरे करीबी हैं। आज जो व्यक्ति दिल्ली में 11 साल मुख्यमंत्री रहा है, आज केवल 1,09,000 की वोटर की ये विधानसभा में आज उस व्यक्ति को डोर टू डोर जाना पड़ रहा है।
और वहां पे उनको क्या रिस्पांस मिल रहा है मैं आपको वो भी दिखाऊंगा। कुल मिलाकर दिल्ली के महाभारत में अब गुंडों पर सियासत होने लगी है। साफ सुथरी राजनीति का दौर कहीं पीछे छूट गया है। अब गुंडों की गुंडागर्दी ने गदर मचाया है। ये गदर अब कितना गहराएगा, दिल्ली के दंगल में किसका मंगल आएगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। दिल्ली की सियासत में क्या चल रहा है हमने आपको इस रिपोर्ट के जरिए बताया, लेकिन दिल्ली का आने वाला विधानसभा चुनाव बहुत कुछ तय कर रहा है, ये समझ में आने लगा है। देश के सवाल में कई सवाल हैं। इस मुद्दे में क्या दिल्ली की राजनीति में अब गुंडों पर भी सियासत होने लगी है, गुंडागर्दी सेंटर स्टेज पर आ गई है। आम आदमी पार्टी और बीजेपी के आरोपों में एक दूसरे पर जो लगा रहे हैं, आपको क्या लगता है कितना दम है? क्या ये चुनाव के देखते हुए लग रहे हैं? गुंडागर्दी के आरोपों के बीच कौन दिल्ली की कुर्सी पर आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है? क्योंकि जब स्थिति ये हो जाए तो मामला अटकता हुआ दिखता है। दिल्ली में साफ सुथरी राजनीति की जगह गुंडागर्दी वाली राजनीति ने अब क्या जगह ले ली है? क्या वो गुंडागर्दी थी जो हुआ, या फिर वहां पर जैसा प्रवेश वर्मा कह रहे थे वो लोग कुछ सवाल पूछना चाहते थे? ये सारी चीजें अलग हम अपने खास मेहमानों की तरफ बढ़ेंगे और उम्मीद करेंगे कि आज हम चर्चा करेंगे। हो सकता है चर्चा क्योंकि राजनीतिक प्रवक्ताओं के जरिए हो रही है तो थोड़ी सी गर्म हो जाए, लेकिन फिर भी शब्दों की मर्यादा संभाल कर रखा है। अजय शेरावत प्रवक्ता बीजेपी मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं, संजीव कौशिक प्रवक्ता आम आदमी पार्टी मेरे साथ जुड़ गए हैं, भूपेश यादव प्रवक्ता कांग्रेस मेरे साथ जुड़ गए हैं, संदीप चौधरी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर मेरे साथ जुड़ गए हैं, डॉक्टर विपुल सुनील वो भी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। सबसे एक एक करके सवाल लूंगा, लेकिन सबसे पहले अजय शेरावत आपका रुख कर लेता हूं, क्योंकि बहुत कांटे की टक्कर है इस वक्त सारी चीजों को लेकर। दिल्ली में मुद्दे आपने भी गरमाए हैं और मुद्दे आम आदमी पार्टी भी गरमा रही है। आप हार रहे हैं इसलिए आप ये सब करवा रहे हैं, ऐसा इल्जाम आम आदमी पार्टी आप पर लगा रही है। अजय भाई जवाब दीजिए। देखिए, मुझे लगता है ये सब तो बड़ा ही हास्यास्पद है। चुनाव होने से पहले ही आपने घोषणा कर दी है, तो फिर चुनाव का मतलब ही क्या है? अगर चुनाव में लोग आपके पास आकर के आपसे सवाल जवाब नहीं करेंगे कि आपने पिछले 10 सालों में क्या किया, तो क्या करेंगे? कोई काला झंडा दिखा दे तो कातिल, कोई अगर हल्ला मचा दे तो कातिल, यंग से कहीं जाके सवाल पूछ ले तो कातिल। मतलब हर चुनाव से पहले आपको ये कहानी गढ़नी होती है कि हर बार आप पर इसी तरह का कातिलाना हमला होता है। लोकसभा के चुनाव से पहले यही कहानी गढ़ी जाती है, म्युनिसिपैलिटी के चुनाव से पहले यही कहानी गढ़ी जाती है, विधानसभा के चुनाव से पहले यही कहानी गढ़ी जाती है। कहानी का सच ये है कि जब इनको चुनाव अपने हाथ से निकलता हुआ दिखाई दे रहा है, तो अब एक प्रोपेगेंडा, एक विक्टिम कार्ड एक तरीके का कि देखिए मुझ पर जानलेवा हमला हो रहा है, इसलिए समझिए कि मैं ईमानदार हूं। एक तरह से ये छवि गढ़ने की इनकी कोशिश है। हालांकि पिछले वक्तव्य में केजरीवाल जी ने खुद ही कह दिया कि देखिए मैं 3 चीजों में विफल रहा हूं, ना मैं आपको पानी साफ दे पाया हूं, ना मैं आपको अच्छे रोड दे पाया हूं, और ना ही मैं यमुना साफ कर पाया हूं। चलो शुक्र है 3 चीज तो अरविंद केजरीवाल जी ने खुद ही मान ली। बाकी लंदन की हालत आप खुद ही देख लीजिए, कैसा लंदन पेरिस दिल्ली बना हुआ है। तो सच्चाई ये है कि आम आदमी पार्टी मुद्दों की राजनीति से भटकाना चाहती है, मुद्दों पर बात नहीं देना चाहती, और ना ही अपना कार्ड दिखाना चाहती है 10 साल का कि 10 साल की सरकार में आपके क्या अचीवमेंट के कार्ड हैं जिसके सहारे आप जनता के बीच में जा रहे हैं। तो जब उनको लग रहा है जब बोलने के लिए कुछ है नहीं और जनता के बीच में जब जा रहे हैं तो हर जगह गाली पड़ रही है, तो आखिर में क्या करें? चलिए विक्टिम कार्ड खेल लेते हैं। और ये विक्टिम कार्ड कोई पहला नहीं है, आप इनके चुनाव का पैटर्न निकाल करके देख लीजिए। हर चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल यही नौटंकी, यही ड्रामेटिक्स, यही थिएट्रिक्स करते हैं कि मुझ पर हमला हो गया है। मुझे लगता है ये बड़ा निंदनीय है। आप राजनीति को एक नए निचले स्तर पर लेकर के जा रहे हैं। मुद्दों की राजनीति से आपने इसको पहले ही हटा दिया है। हर बार आपके ड्रामेटिक्स, थिएट्रिक्स नहीं चलने वाले हैं। दिल्ली की जनता जेन्युइनली अब दिल्ली को दिल्ली बनते हुए देखना चाहती है। आपका लंदन पेरिस का जो बबल था अब वो फट चुका है और दिल्ली की जनता ये नीचे जान चुकी है और आपको सबक सिखाने वाली है। इसलिए आप घबराए हुए इस तरह की अब ड्रामेटिक्स और थिएट्रिक्स पर उतारू, इस तरह की चीजों पर उतार हुए हैं। संजीव कौशिक मेरे साथ आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता जुड़े हुए हैं। जैसे उन्होंने आपको सुना, आप भी उनको सुनिएगा। हो सकता है तल्ख शब्द हों, लेकिन फिर भी अपना वक्त आने पर जवाब अगर आप संयमित शब्दों में देंगे तो बहुत बेहतर रहेगा। संजीव भाई, आप इतनी कहानियां गढ़ चुके हैं कि एक नई कहानी अब गढ़ दी गई है। यह आरोप प्रवेश वर्मा भी लगा रहे हैं और बीजेपी के प्रवक्ता भी यहां पर लगा रहे हैं। क्या कहना है आपका? राजीव भाई, देश नहीं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी, 18-20 राज्यों में उसकी सरकार और लगातार पिछले 10 सालों में निरंतर आगे तरफ पहुंची। चारों खाने चित्त कहीं होती है तो वो दिल्ली में आके चित्त होती है। लगभग 2.5 दशक से ज्यादा का सूखा पड़ा हुआ है दिल्ली में, और तब भी दिल्ली की जनता उनको अंदर नहीं आने दे रही है। पिछले इलेक्शन में हमने देखा कि एमसीडी में दरवाजे दरवाजे देश के गृह मंत्री पर्चे बांटते हुए दिखाई दिए।
उसके बावजूद दिल्ली की जनता ने कहा कि हमें इस सब तमाशा से कोई मतलब नहीं, आप बाहर जाइए, अरविंद केजरीवाल जी हमारे लिए बहुत बेहतर काम कर रहे हैं। अब आते हैं मुद्दे पर। एक ऐसी पार्टी जो इतनी बड़ी पार्टी है, जिसको एंट्री नहीं मिल रही है, पहले वो अपने पैसे से लोगों को खरीदने का प्रयास करती है दिल्ली की जनता को। खुलेआम दिखाई देता है कि 1100 रुपए देते हुए और ये भी कहते हुए कि 1100 के बदले आपको 2500 मिलेंगे, वोट देना, जीत के आएंगे, दोबारा पैसे देंगे। खरीदने का प्रयास इतना ही नहीं किया जाता है, जूते बांटे जाते हैं, चश्मा बांटे जाते हैं, चादरें बढ़ती हैं, साड़ियां बढ़ती हैं। उसके बावजूद दिल्ली की जनता को हम पहले तो ये कहते हैं कि अच्छी बात नहीं है, फिर भी कहते हैं कि यदि कोई बांट रहा है, कोई दे रहा है, आपको जरूरत है, आप ले लीजिए। फैसला और मुहर लगाते समय अपने दिल की सुनिएगा। आपको याद होना चाहिए कि पिछले 10 सालों से किसने आपकी सेवा की है और कौन आपके सुख दुख का भागीदार रहा है। इससे 2 कदम आगे बढ़ते हैं। फिर ये इनको लगता है कि इतना ही से काम चलने वाला नहीं है। फिर ये हमारे मुख्यमंत्री को गाली देने लगते हैं, किसी और महिला नेत्री को गाली देने लगते हैं, गालीबाजों की एक लंबी फौज हो जाती है। हम पूछते हैं कि हमारे सामने हमारे मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी और नेशनल कन्वीनर के तौर पे ये चेहरा है, आपके पास यदि कोई चेहरा हो तो बताएं आप। तिलमिलाहट इतनी बढ़ जाती है कि अब एक तीसरी कहानी लेके चले आते हैं। ये कल खुलेआम आपने चलाया, आपके टीवी पे चला और तमाम देश के नेशनल टीवी पे चला कि प्रवेश वर्मा जाके हॉस्पिटल में कह रहे हैं कि ये हमारे कार्यकर्ता हैं, इनके ऊपर गाड़ी चलाने का प्रयास किया गया, इनके ऊपर चढ़ा दी गई, इनके मोबाइल टूट गए। वो खुलेआम ये बात कहते हैं, स्वीकार करते हैं। अब 2 बातें होंगी। वो यदि ये बात कहते हैं कि उनके कार्यकर्ता है, वो पूछने गए थे तो जाहिर सी बात है कि इन्होंने भेजा था, तभी इतनी तत्परता के साथ, मजबूती के साथ वो खड़े भी हैं। एक चीज मैं पूछना चाहूंगा पूरे हिंदुस्तान के लोगों से, उस वीडियो को देखने के बाद में, पत्थर जितना बड़ा चला वो तो आपने भी देखा, वो यदि किसी के भी सर पे लग जाए तो प्राण पखेरु उड़ जाए, जान का खतरा हो सकता था। लेकिन किसी ने ऐसा वीडियो है किसी के पास जो गाड़ी चढ़ाते हुए किसी को दिखे, और अरविंद केजरीवाल जी आदेश दे रहे हैं कि गाड़ी चढ़ा दो। गाड़ी चढ़ाने के लिए भी अरविंद केजरीवाल 2 मिनट के लिए आदेश दे देते हैं, तो गाड़ी चला कौन रहा था? जिम्मेदारी किसकी होगी? वो कौन आदमी है? उनकी सुरक्षा में लगे हुए कौन लोग हैं? अरविंद केजरीवाल जी इसमें दोषी कहां से आ जाते हैं और अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि गाड़ी चढ़ा दो? तो साफ दिखाई दे रहा है कि हार के डर से एक ऐसी पार्टी जो अपने घमंड में चूर है, आज बिलबिलाहट के उस दौर पर गुजर गई है कि अरविंद केजरीवाल को खत्म कर देने की साजिश रच रही है। इससे पहले जेल में खत्म करने की साजिश, दवा समय पर नहीं देना सबसे बेहतर तरीका, उसके लिए जब जानकारी हुई हमने हल्ला मचाया, फिर सारी चीजें वहां पे दुरुस्त हुई। अब खुलेआम इनके कार्यकर्ता अब कार्यालय से बाहर नहीं निकलिए, आप क्षेत्र में नहीं जाइए, आप प्रचार नहीं कर सकते हैं, हम इसी तरह से अपने गुंडों को भेजेंगे। तो ये गुंडों की पार्टी है, बदतमीज और गालीबाजियों की पार्टी है, ये दिल्ली की जनता को खरीदने वाली पार्टी है। इसे लग गया है कि इस बार भी दिल्ली की जनता हमारा सूखा नहीं तोड़ने वाली है, इस वजह से वे इस तरह की राजनीति कर रहे हैं। मैं तो लगातार कह रहा हूं कि आप मुद्दों की राजनीति कीजिए, हमसे पूछिए पानी के बारे में, बिजली के बारे में, शिक्षा के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में। ये कहते हैं कि हम जवाब नहीं देते हैं। भारत के इतिहास में पहला ऐसा कोई मुख्यमंत्री हो जो सुबह शाम लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है और लोग उससे सवाल पूछते हैं। और भारत के इतिहास में पहले ऐसे प्रधानमंत्री भी हैं जो पिछले 11 सालों में कोई साबित कर दे कि एक बार भी प्रेस कॉन्फ्रेंस को झेला हो, उन्होंने हिम्मत दिखाई हो कि लोग जनता के सवालों का जवाब दें। तो जनता के सवालों का जवाब देना और जनता के पूछे सवालों की वजह से घबरा जाना, बिलबिला जाना, ये सब कोई जानता है कि किसके चेहरे पे और पेशानी पे पसीने की बूंदें छलकती है। तो इस तरह की राजनीति नहीं चलेगी। आप यदि खत्म करना चाहते हैं, आपने कौन सा कसर नहीं छोड़ा। आपने हमारे बड़े बड़े नेताओं को जेल में डाल दिया, तरह तरह के आरोप लगाए, सारे एक चवन्नी भर खेत से लेकर खलिहान तक और गांव से लेकर शहर तक आपने जमीनें खोद डाली, एक चवन्नी तक नहीं निकला, उसमें भी पार्टी नहीं टूटी। वो टूटने वाली, इनकी नीति ही यही है कि 2 ही काम है, या तो आप टूट के खत्म हो जाइए, नहीं तो झुक के मेरे हिस्से में आ जाइए, मेरे पाले में आ जाइए। आम आदमी पार्टी ने तन के दिल्ली के जनता के भरोसे इनको ऐसा सबक सिखाया है पिछले 10 सालों में, और इस बार भी ऐसा सबक सिखाएगी कि दिल्ली की जनता को यदि ये बिकाऊ समझते हैं तो इनका सारा भ्रम टूट जाएगा। ठीक है, ठीक है जी। भूपेश यादव मेरे साथ कांग्रेस स्पोक्स पर्सन के तौर पर जुड़े हुए हैं। भूपेश भाई, अभी बीजेपी की तरफ से प्रवक्ता कर रहे थे और बीजेपी तो कह ही रही है, हम कई बयानों में भी देख चुके हैं कि 10 साल का अचीवमेंट नहीं बता पा रही है आम आदमी पार्टी, तो विक्टिम कार्ड खेल रही है एन चुनाव के पहले। और अभी अभी संजीव भाई ने भी इस बात को जोर दिया कि आप ये सब चीजें करवाते हैं यहां पर, आप हमसे पूछिए बिजली कहां है, पानी कहां है, सारी चीजें कहां है। क्या आपको लग रहा है कि यहां पर सारी चीजें वैसे ही हो रही हैं जैसे दिख रही हैं, या फिर वो 5 तारीख दिख रही है ज्यादा कहीं आपको? भूपेश भाई पूछ लीजिए, आप ही 10 साल का अचीवमेंट। बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। इनकी न्यूरा कुश्ती में जिस सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी का हो रहा है तो दिल्ली का हो रहा है। इन्हें सीखना चाहिए। शीला दीक्षित जी ने 15 साल दिल्ली में कैसे शासन चलाया था। अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, लेकिन शीला दीक्षित के काम नहीं रुकते थे, कारण उनके काम करने का तरीका था, उनकी काम करने की शैली थी। इनके पास अचीवमेंट के नाम पे 0 है।
मैं दोबारा कहूंगा जीरो है। इन्होंने 10 साल में कुछ नहीं किया है, बिल्कुल कुछ नहीं किया है। जो ये अभी भी काम है दिल्ली में, जो जिसके भरोसे अरे दिल्ली चल रही उन्होंने है, तो ये शीला, उन्होंने अभी अभी चैलेंज किया है कि आप पूछिए हमसे। मैं बता रहा हूं, मैं उसी मुद्दे पे आ रहा हूं भाई, मुझे बोलने दीजिए। हाँ। मैं पूछना चाहता हूं आज सड़कों की हालत क्या है। इन्होंने कितने नए फ्लाईओवर्स का निर्माण किया है। स्कूलों में कितने बच्चों की बढ़ोतरी हुई है। 2013 में कितने बच्चे पढ़ते थे, आज कितने बढ़ रहे हैं, उनका रिजल्ट प्रतिशत क्या रहा। हॉस्पिटल, कितने नए हॉस्पिटल बनाए हैं, कौन सी यूनिवर्सिटी बनाई है। तो इनके पास किसी चीज का तर्क, किसी चीज का जवाब नहीं है। ये कुतर्क करते हैं और बस इसी के भरोसे फ्री भी ये के नाम पे या किसी भी नाम पे ये अब शोर मचाते हैं। मतलब आपका कहना है कि केवल शोर मचा रही आम आदमी पार्टी, रही तो आपकी भी सहयोगी है। नहीं, हमारी सहयोगी रही है, वो बड़ा परिवेश है, वो देश के संविधान बचाने की लड़ाई थी। लेकिन दिल्ली की जनता के लिए हम आंखें मूंद थोड़ी लेंगे। दिल्ली के लिए काम किया और आगे भी काम करेंगे, काम करके दिखाया। दिल्ली हमें मौका देगी तो दोबारा काम करेंगे हम। और इन्होंने दिल्ली की जो हालत कर दी है वो किसी से छुपी नहीं है। आप किसी भी चीज में ले लीजिए, पानी की ये बात करते हैं, पानी लोगों के घरों में गटर का पानी आ रहा है। 3 मुद्दे मैं सीधे सीधे रखता हूं, आप कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। पानी, बिजली, शिक्षा, इस पर तो आम आदमी पार्टी दम भर के जनता के सामने जा रही है। मैं तो चैलेंज करता हूं, मैं मादीपुर विधानसभा से आता हूं, मैं इनको चैलेंज करता हूं, आप कैमरा लेके आइए, इनके किसी भी प्रवक्ता को बुलाइए, मादीपुर में हम घूम लेते हैं, स्थिति लाइव लोगों को दिखाएंगे कि क्या स्थिति है वहां की। ये तो एक विधानसभा है, ऐसी सैकड़ों विधानसभाएं हैं। 70 में से कम 90% ऐसी विधान। सैकड़ों ठीक है, कहने का आपका तात्पर्य मैं समझ गया। जितनी विधानसभाएं हैं वहां पर आप कहना चाहते हैं स्थिति ये है। खैर, मैं अपने राजनीतिक विश्लेषकों के पास चला जाऊं, फिर आता हूं आप लोग के पास लौट के। पूरा भूपेश भाई पूरा वक्त दिया है। संदीप चौधरी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। संदीप उसके बाद जोड़ा 90%। ठीक है, मैं समझ रहा हूं और मुझे समझ में आ रहा है ये होता है ये चीजें। संदीप चौधरी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। संदीप जी, हम अक्सर इस बात पर चर्चा करते हैं कि हम लड़ते तो मुद्दों पर हैं और काम करके दिखाने की कोशिश भी मुद्दों पर करते हैं, लेकिन ऐन चुनाव के पहले हम उन चीजों पर ज्यादा फोकस करते हैं जो चेन रिएक्शन में ज्यादा तब्दील हों। क्या दोनों पार्टियां इस वक्त यही कर रही हैं और क्या कांग्रेस भी यही कर रही है? क्योंकि कांग्रेस की तरफ से भी आम आदमी पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। संदीप दीक्षित उनके नेता, वो भी लगा रहे हैं आरोप। देखिए राजीव जी, अभी चुनाव का माहौल है तो आरोप प्रत्यारोप की राजनीति तो होगी। सभी अपनी अपनी पार्टी को और अपने अपने कामों को महत्व भी देंगे और ऊपर भी बताएंगे, उसमें चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो। लेकिन मैं अगर दिल्ली के चुनाव को देखता हूं तो मैं दिल्ली के चुनाव में बीजेपी वर्सेस आम आदमी ही देखता हूं, कांग्रेस को मैं नहीं देखता हूं कहीं भी। उसका रीजन है क्योंकि उसके लिए एक संगठन चाहिए, एक प्लेटफॉर्म चाहिए। ना तो संगठन के नाम पर कुछ है, ना एमसीडी में कुछ है, ना विधानसभा में कुछ है, ना लोकसभा में कुछ है। तो पहली बात तो हमें ये देखना पड़ेगा। और आप देख रहे हैं जो जुबानी जंग हो रही है, या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की जंग हो रही है, या प्रिंट मीडिया पे जो जंग हो रही है, या सोशल मीडिया पे जो जंग हो रही है, वो आम आदमी पार्टी वर्सेस बीजेपी है। अगर सड़क पर पत्थर मारने की भी जंग है तो वो भी बीजेपी वर्सेस आम आदमी है। अगर सड़क फूटने की भी जंग है, गाड़ी टूटने की भी जंग है, उसमें भी नाम आता है तो बीजेपी वर्सेस आम आदमी पार्टी है। तो ये पहले तो ये चीज क्लियर हो जानी चाहिए। अब देखना ये है कि बीजेपी की क्या स्ट्रेटेजी रहती है अरविंद केजरीवाल का विकेट गिराने के लिए, क्योंकि पिछली 3 बार से हम देख रहे हैं कि अरविंद कहीं ना कहीं ये इनके इन पर करें, चाहे वो कांग्रेस के समर्थन से रहा हो या कुछ भी रहा हो, वो मुख्यमंत्री बनने में लगातार सफल हुए हैं। इस चीज से भी आप इनकार नहीं कर सकते। हालांकि लोकसभा में बीजेपी ने सुपड़ा साफ कर दिया, लेकिन आप देखेंगे एमसीडी में फिर आम आदमी पार्टी बाजी मार जाती है। तो मेरे ख्याल से ये फाइनल है इस बार कि किस तरीके से बीजेपी आम आदमी पार्टी को चित कर सकती है। लेकिन जहां तक मैं देखता हूं अभी दोनों पार्टियों ने एडी चोटी का जोर लगाया हुआ है। कभी मुझे बीजेपी आगे दिखने लगती है, कभी आम आदमी पार्टी आगे दिखने लगती है। लेकिन बीजेपी के कार्यकर्ताओं को इन चीजों से बचना होगा। अगर वो कहीं भी आम आदमी पार्टी के नेताओं पर, कार्यकर्ताओं पर या केजरीवाल पर हमला करते हैं तो कहीं वो ना हो जाए जैसे अमेरिका में ट्रंप के ऊपर गोली चली और ट्रंप बाजी मार गया। क्योंकि पिछले कुछ चुनावों में भी हमने देखा अरविंद केजरीवाल के ऊपर हमले हुए
तो उससे सहानुभूति मिले और वो सहानुभूति वोट में चुनाव निकाले। डॉक्टर विपुल सुनील वो भी मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। डॉक्टर विपुल सुनील, क्या आप सहमत हैं? क्या यही चीज है? वैसे ट्रंप का उन्होंने हवाला दिया यहाँ पर, मतलब क्या मैं ये समझूं संदीप चौधरी के इससे कि ट्रंप पीछे थे और इस एक इवेंट ने ट्रंप को बहुत लीड दिला दी? और क्या यहाँ पर वो एक सेंटिमेंटल वो कोट अनकोट में वो फैक्टर कहीं आम आदमी पार्टी इस वक्त ढूंढने की कोशिश कर रही है जिससे एन पहले वो एज ले जाए? क्या यही बात है? मोटे तौर पर देखिए, इस देश के चुनावी इतिहास को आप देखेंगे तो राजीव जी आपको सामने आएगा कि क्या नाम है कि कहीं ना कहीं सेंटिमेंटल आधार पे मत तो मिलते रहे हैं, ठीक है ना, लंबे समय से। लेकिन देखने वाली बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने एक बात कही, एक कांग्रेस के प्रवक्ता ने बात कही और आम आदमी पार्टी के प्रवक्ताओं की बात के बरक्स में एक बात कह रहा हूं कि चुनाव के समय ही ऐसा क्यों होता है। पहला तो मेरी तरफ से भी ये है कि अरविंद जी को डिस्टरबेंस चुनाव के समय ही क्यों होता है, और अगर वाकई ये कर रहे हैं लोग, भारतीय जनता पार्टी द्वारा पोषित करके कराया जा रहा है, तो ये तो बहुत दुखद है। ये भारतीय राजनीति में पिछले दिनों की जो लगातार गिरावट दिख रही है संसद से लेकर के और चुनावी राजनीति तक में, उस गिरावट का ही एक मतलब नमूना दिख रहा है यहाँ। मोटे तौर पर अरविंद केजरीवाल पर पत्थर चलाने की बात हो या पिछले दिनों प्रवेश जी के स्टेटमेंट की बात हो या आम आदमी पार्टी द्वारा भी जैसी जैसी बातें आ रही हैं, मुद्दा केंद्रित बहस नहीं हो रहा है, मुद्दे को लेकर के नहीं जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ने बहुत जोर से यहाँ कहा कि मुद्दे पर हम बात करना चाहते हैं, लेकिन मैं बहुत माफी के साथ ये कहना चाहता हूँ कि हो सकता है उनको बुरा लगे, लेकिन मुद्दे पर केंद्रित नहीं है आम आदमी पार्टी भी। आम आदमी पार्टी अपने तमाम वक्तव्यों से बार बार बदली है और वो पूरा का पूरा मतलब मीडिया है आज की डेट में, तो उसमें दिखता है। आप पार्टी के गठन से लेकर के और आज तक की स्थिति को देखिए, तो मुझे लगता है कि ये चुनाव बहुत खराब रूप में लड़ा जा रहा है और राजनीति का सबसे थिथला रूप हमारे सामने आ रहा है। चुनाव जिन मुद्दों पर लड़ा जाना चाहिए, जिस एजुकेशन, पानी और बिजली की बात कर रहे हैं, एजुकेशन में हालत तो इतनी बुरी है और हम मोटे तौर पर स्कूलों को चमका लेते हैं, बिल्डिंग को चमका लेते हैं। आपको मालूम है दिल्ली विश्वविद्यालय के कुछ कॉलेज हैं जो आम आदमी पार्टी द्वारा पोषित, मतलब दिल्ली सरकार द्वारा पोषित हैं। उन कॉलेज के अध्यापकों को 6-6 महीने से तनख्वाह नहीं मिलती, 8-8 महीने तक तनख्वाह नहीं मिलती, और कहते क्या है कि एलजी ने ये कर दिया, एलजी ने वो कर दिया। मैं कह रहा हूं कि एक एग्जाम्पल दिया कांग्रेस के प्रवक्ता ने कि अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री हुआ करते थे, शीला दीक्षित इस दिल्ली की मुख्यमंत्री हुआ करती थी और कोई काम नहीं रुकता था, काम करती थी और काम के लिए शीला दीक्षित जानी जाती हैं, ये हम सब मानते हैं। कोई भी बहुत स्वतंत्र व्यक्ति से अगर आप बात करेंगे तो वो स्वीकार करेगा। संभव है कि भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता भी इस डिबेट से इतर जाकर के बैठेंगे तो इस बात को स्वीकार करेंगे कि शीला दीक्षित ने दिल्ली के लिए काम किया था। तो मोटे तौर पर आप एक बहाना और एक आवरण लेते हो कि एलजीजी काम नहीं करने दे रहा है, केंद्र सरकार हमारे साथ असहयोग कर रही है। आप अपनी कमियों पर पर्दा डालने के लिए भी कई बार ये कर रहे होते हैं। मोटे तौर पर इस दौर में भी तो कांग्रेस शासित राज्य है ना, और कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों द्वारा या तृणमूल शासित राज्य है बंगाल के मुख्यमंत्री द्वारा बार बार इस तरह से नहीं कहा जाता है कि हर चीज के लिए कौन, तो एलजी जिम्मेदार, भाजपा जिम्मेदार, केंद्र सरकार जिम्मेदार। तो मोटे तौर पर काम जिस ध्येय के साथ आम आदमी पार्टी सत्ता में आई थी उस तरीके से काम करती हुई नहीं दिख रही है। बहुत मतलब अगर निरपेक्ष होकर के ये कहा जाए कि वह भी वो मुख्य धारा की अन्य पार्टियों की तरह बर्ताव करने लगी है। वह भी कई बार चुनाव में अपने आप को, अच्छा ये चुनाव थोड़ा सा फंसा हुआ चुनाव है, मुझे जो मैं जो देख पा रहा हूँ, समझ पा रहा हूँ, उसके आधार पे कह रहा हूँ कि आम आदमी पार्टी के लिए वो ग्राउंड नहीं रह गया जो पिछले दोनों विधानसभा चुनावों में था। इस चुनाव में जिसे कांग्रेस को अभी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथी जो दूसरे हैं उन्होंने कहा कि कांग्रेस कहीं नहीं है। मोटे तौर पर वो एक बात सही कह रहे हैं कि बीजेपी और आप के बीच की लड़ाई है, लेकिन कांग्रेस का वोट प्रतिशत का बढ़ना कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के लिए एक सरदर्द खड़ा कर रहा है और कांग्रेस इस चुनाव में उतर करके लड़ती हुई दिखाई पड़ रही है, कम से कम ये कहा जा सकता है। और इसके बाद हम ये भी कह सकते हैं कि जो बात पलट करके आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल से लेकर के तमाम लोग जो आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी बौखलाई हुई है, ये संभव है कि कांग्रेस के वोट प्रतिशत बढ़ने से आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को भी इससे एज मिल रही हो कि बड़े एक लंबे अंतराल के बाद कांग्रेस संगठन दिल्ली में मौजूदगी दर्ज करा रहा है।
दर्ज करा रहा है। और ये अगर आप ग्राउंड पे उतर करके देखेंगे तो निश्चित तौर पर कांग्रेस की मतलब स्थिति दिख रही है, सुधरती हुई दिख रही है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कांग्रेस कतई बिल्कुल यहाँ बैठ करके ये कहने की स्थिति में अजय से रावत जी, अजय से रावत जी का रुख कर लेता हूं, नहीं आएगी। बीजेपी के स्पोक्सपर्सन के तौर पर मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अजय जी, मैं कहीं से सवाल नहीं लाऊंगा, इस डिबेट में से जो सवाल उपजेंगे वही आप लोगों के सामने रख दूंगा। दो तीन बातें दोनों मेरे पॉलिटिकल एनालिस्ट ने कही और मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग भी समझेंगे कि उनका जो असेसमेंट है वो न्यूट्रल ही निकल कर आ रहा है। वो बहुत अच्छी तरीके से दोनों ने चीजों को बैलेंस किया। अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर ऐसे हमले और ऐसी चीजें केवल चुनाव के दौर में ही क्यों होती हैं, जब आचार संहिता लगी हुई होती है, ये बाकी क्यों नहीं होती? दूसरा, शीला दीक्षित जी का उदाहरण दिया अभी कि शीला दीक्षित तो काम करा लेती थी, बाकी कांग्रेस के मुख्यमंत्री काम करा रहे हैं, तो अभी यहां ऐसी क्यों दिक्कत आती हुई दिखाई पड़ रही है? और तीसरा, यह भी सामने आया, अगर बीजेपी इन सब चीजों के पीछे, जैसा आम आदमी पार्टी कह रही है, कहीं भी लेश मात्र भी है, तो बीजेपी अपने सामने खाई खोद रही है। शेरावत साहब, देखिए, पहली बात तो मैं कल भी आपकी डिबेट पर था और मैंने कल भी बात की थी, अगर किसी ने पत्थर वगैरह मारा है तो हम तो उसको पूरी तरह से कंडेम करते हैं, किसी भी राजनेता के साथ, चाहे पक्ष है, विपक्ष है या किसी भी पार्टी का है, उसके साथ इस तरह की कोई चीज नहीं होनी चाहिए। लेकिन एक होता है एक इंसिडेंट का होना और एक होता है उसको प्रोपेगेंडा बना करके एक मशीनरी की तरह इस्तेमाल करके विक्टिम कार्ड खेलना, कातिला हमला कहना, उसको कहना जानलेवा हमला। पता नहीं कौन सी इंटेलिजेंस एजेंसी ने इनको खबर दे दी है कि कौन इन्वेस्टिगेशन वहां पर आ गया। मतलब अभी तक इनके पास कोई रिपोर्ट नहीं है, ना पुलिस की रिपोर्ट है ना कोई इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट है, लेकिन इन्होंने मीडिया में अपनी जो कहानी रचनी है कि भैया हम पर तो कातिलाना हमला हो गया। आप शब्द पकड़िए, कातिलाना हमला क्या होता है भाई? मतलब कातिला हमला सैफ अली खान पे हुआ है, ये अरविंद केजरीवाल पे हुआ है। सैफ अली खान पे जो हुआ उसको कहते हैं कातिलाना हमला। अरविंद केजरीवाल पर किसी ने पत्थर उछाल दिया, किसी ने काला वो झंडा दिखा दिया, हम तो खुद कह रहे हैं अगर किसी ने पत्थर उछाला है हम तो कंडेम कर रहे हैं, लेकिन उसको प्रोपेगेंडा मशीनरी की तरह चुनाव में विक्टिम कार्ड के नाते इस्तेमाल करना, लोगों को इमोशनल कार्ड के नाते बेवकूफ समझना, लोगों को हर बार अच्छा एक वो कहते हैं ना जी, काट की आंडी हर बार नहीं चढ़ती। ये चुनाव से पहले क्यों होता है? कभी म्युनिसिपैलिटी के चुनाव से पहले, कभी लोकसभा के चुनाव से पहले, कभी विधानसभा के चुनाव से पहले। चुनाव से पहले इन पर बड़े कातिलाना हमला होते हैं और चुनाव खत्म होने के बाद कुछ नहीं होता। अभी वो थोड़ी देर पहले इनके प्रवक्ता कह रहे थे, उनसे पूछेगा भैया काउंसलर चुनाव में हमारे 104 काउंसलर हैं आज भी, और अभी दिल्ली में 7-0 से आपको साफ किया है लोकसभा के अंदर, जिसमें खुद अरविंद केजरीवाल कह रहे थे बेल पर जब बाहर आए थे, कह रहे थे अगर मुझे जेल में भेजना है तो मुझे वोट मत देना। लोगों ने नहीं दी, अरविंद केजरीवाल दोबारा जेल चले गए। तो पहली बात तो ये समझना कि कब ये विक्टिम कार्ड खेलते हैं, कब ये प्रोपेगेंडा कार्ड खेलते हैं, और ये कोई पहली बार नहीं खेला गया कार्ड है। अगर पहली बार कोई इंसिडेंट होता है तो मान लिया जाता है चलिए भैया आपको इसका एज चला जाएगा, लेकिन चुनाव से हर बार सेम कहानी, सेम स्टोरी। मुझे लगता है इनको नए थिएटर आर्टिस्ट ढूंढने की जरूरत है जो इनके लिए नई स्क्रिप्ट पढ़े। मुझे लगता है इनके पास अब स्क्रिप्ट खत्म हो गई। संजीव भाई, संजीव भाई सुन लीजिए जी, बोलिए। संजीव भाई भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। आपने इतना कुछ कहा, संजीव भाई को हक है इस वक्त इसका काउंटर करने का। संजीव भाई, क्यों यही माना जाए क्या हर बार नई कहानी, जब चुनाव आते हैं चीजें फंसती हैं? क्या आम आदमी पार्टी यही कर रही है? मानता हूं आप शायद मानेंगे नहीं, लेकिन चेन ऑफ इवेंट्स क्या इस तरफ इशारा करते हैं? राजीव भाई, क्या दिल्ली की जनता की समझ इतनी कमजोर है कि केवल इस तरह से पत्थरबाजी के बदौलत 3 बार उसको मुख्यमंत्री के कुर्सी से नवाज देगी? क्या दिल्ली की समझ इतनी कमजोर है? और आप कहते हैं कि हर इलेक्शन से पहले इस तरह की घटनाएं घटती हैं, तो यहाँ का प्रशासन किसके हिस्से में है? जांच करे, पर्दाफाश करे, बताए कि ये सब कुछ अरविंद केजरीवाल जी के हिस्से की रचे हुए खेल है, ये बताए ना। अरे हम तो लगातार जांच करेंगे संजीव भाई, तो सबसे पहले कटघरे में पुलिस को खड़ा कर देंगे। जांच करते हैं तो आप जेल चले जाते हैं। अरे भाई साहब, आप बोलने दीजिए ना, सलीके से बातचीत हो रही है तो बातचीत बोलिए। कांग्रेस पार्टी कहाँ है? कांग्रेस पार्टी को सीरियस कौन लेता है? जनता नहीं सीरियस लेती है, आप सीरियस ले रहे हैं। पिछले 2 बारों से 5 साल दे करके एक शून्य नहीं तोड़ पाई, कांग्रेस पार्टी मजबूत होने लगी। अरे कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी के कंधे पे सवार होके कब तक आम आदमी पार्टी से लड़ती रहेगी? क्या बात कर रहे हैं? अरे क्या संजीव भाई, एक मिनट, भूपेश यादव को आने दीजिए। चुनाव में उतरते हैं बिना। एक मिनट, डॉक्टर विपुल सुनील, एक मिनट में आ रहा हूं। एक मिनट, भूपेश यादव, क्या है ये स्थिति है? आप इनसे पूछिए, आप आदमी पार्टी की जननी कौन है? कहां से उत्पन्न हुए हैं ये इनकी जननी कौन है? आज सारे दुनिया जानती है कौन किसकी बी टीम है, कौन किसकी ए टीम है। जहां चुनाव होते हैं, आम आदमी पार्टी कह रही है संदीप दीक्षित को बीजेपी की बी टीम बनाकर आपने खड़ा किया है। राजीव भाई, संदीप की जनता ये बात समझती है। राजीव भाई, बोलने दीजिए,
अब आप बोलने दीजिए ना संजीव जी, अब क्यों बोल रहे हैं बीच में? शांतता रखिए। बोलिए बोलिए। संदीप जी जिस हिसाब से काम कर रहे हैं, जो काम करने का तरीका है, इन अरविंद केजरीवाल को नाको चने चबाएंगे वो। अरविंद केजरीवाल को पसीने आ गए हैं। अरविंद केजरीवाल बता नहीं पा रहे हैं कि नई दिल्ली में उन्होंने पिछले 10 साल में क्या काम किया है। संदीप दीक्षित जी अपने साथ में कुर्सी रख के चैलेंज किया है, खाली कुर्सी रखी है कि अरविंद केजरीवाल जी आइए बैठिए, आपने दिल्ली की जनता के लिए और नई दिल्ली विधानसभा के लिए क्या काम किया है, आके बताइए। मैं चैलेंज करता हूँ, मैं चैलेंज करता हूँ, आप बोलने दीजिए। फिर बीच में शुरू हो गए, अगर मैं भी बोल नहीं पाएंगे। अगर मैं भी बीच में ऐसे ही बोलूंगा तो संजीव भाई आप बोल नहीं पाएंगे। मैं आपको कह रहा हूँ, मैं भी ऐसे ही बीच में बोलूंगा तो आप बोल नहीं पाएंगे। सब अपनी अपनी बारी से बोल रहे हैं, बोलने का मौका दीजिए। आपकी टर्न आएगी, आप बोलिएगा। संदीप दीक्षित जी ने चैलेंज किया है अरविंद केजरीवाल जी को कि आप जगह चुन लीजिए, स्थान चुन लीजिए, दिल्ली और दिल्ली विधानसभा दोनों में आप किसी भी मुद्दे पे आप बहस क्या ऐसा। हाँ, ये आइए मैं गुंडागर्दी से मुद्दे पर लाता हूँ। आइए मैं गुंडागर्दी से मुद्दे पर लाता हूँ। मुद्दे क्या है कि कब आके यहाँ पे संदीप जी के साथ साक्षात मुद्दे क्या दिखाई पड़ रहे हैं आपको? संदीप दीक्षित किस पर चैलेंज कर रहे हैं? क्या ऐसा है जो दिखाया कुछ और गया हुआ? आ रहा हूं, आपको पूरा टाइम दूंगा। 1 मिनट भूपेश भाई, क्या ऐसा है जो नहीं किया गया? मैं बताता हूं संदीप जी के क्या मुद्दे हैं। संदीप जी ने 8 गारंटी दी है अपनी विधानसभा के लिए, 5 गारंटी कांग्रेस ने दी है। हमारे मुद्दे स्पष्ट हैं, जनता के लिए हैं, जनता के बीच में जाएंगे, जनता के लिए काम किया है, पहले भी करके दिखाया और आगे भी करके दिखाएंगे। हमें काम करने का तरीका आता है। इनकी नूरा कुश्ती जनता ने देख लिया पिछले 10 साल से। एक बड़े भाई कहते हैं मेरे को 90 बार गाली दी, छोटे भाई कहते हैं राहुल गांधी मुझे गाली दे रहे हैं। क्या ये जनता दिल्ली की देख नहीं रही? क्या ये सिर्फ सिंपैथी बटोरने के लिए? इन्हें काम करने का कोई तरीका नहीं है, वोट पाने के लिए सिर्फ सिंपैथी बटोरनी है। संजीव कौशिक ठीक है। संजीव कौशिक, ये एक कॉमन इल्जाम है, बीजेपी हो या फिर कांग्रेस हो, आप सिंपैथी बहुत बटोर रहे हैं। राजीव भाई, भारतीय जनता पार्टी के उस गालीबाज नेता ने कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के नेत्री को गाली दिया ना, तो संदीप दीक्षित को चाहिए था माफी नहीं मांग ली जाकर थाने में एफआईआर दर्ज कराना चाहिए था। एफआईआर दर्ज कराना चाहिए था, लेकिन एफआईआर दर्ज कराने के रहेंगे अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ। ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के खिलाफ मुंह तक इनकी नहीं खुलेगी, जुबान सिली हुई है। अंदर खाने कौन सी ऐसी सेटिंग है? इसके लिए आपको मैं बताता हूँ आपकी कौन सी सेटिंग है। अरे संजीव जी सुन लीजिए, आप बीच में बहुत बोल रहे थे, आप सुन लीजिए। गुजरात में कौन सी सेटिंग थी? महाराष्ट्र में कौन सी सेटिंग थी? बिहार में कौन सी सेटिंग थी? बताइए ना आप बिहार इलेक्शन में कौन सी सेटिंग थी? मुद्दे पे आइए, हम बताते हैं कौन सी सेटिंग थी। नहीं ठीक है, डॉक्टर विपुल सुनील और शेरावत जी के पास जाऊंगा, मैं उलझना नहीं चाहता। डॉक्टर विपुल सुनील, मेरी चर्चा गुंडागर्दी से शुरू हुई थी, मुद्दों पर आई और अब सेटिंग पर आ चुकी है। आप बताइए सेटिंग कहां और किसकी है? मुझे समीकरण समझाइए। क्या वाकई संदीप दीक्षित सेटिंग के तहत बात कर रहे हैं या फिर कांग्रेस ने इस बार वो दस्तखत कर दिया है कि मुश्किल हो रही है? अगर संदीप एक्चुअल में मोटे तौर पर कांग्रेस से इनकी सेटिंग थी और वो सेटिंग कर नहीं पाई, तो उस बंदे बिगड़ने के क्रम में ऐसी दिक्कत हो रही है। इन्होंने अभी कहा कि कांग्रेस को कौन सीरियस लेता है। बताइए, देश की मुख्य विपक्षी दल को कह रहे हैं और दिल्ली में जो लंबे समय तक सत्ता के केंद्र में रही है और अभी जुम्मा कुछ ही दिन पहले इन्होंने उनके साथ गठबंधन किया, गठबंधन करके चुनाव में उतरे और उसको कह रहे हैं कि कांग्रेस को कौन सीरियस लेता है। नहीं, क्या वो चोट लगी, वो 7-0 से जो मैच पलटा, उसी की नाराजगी है क्या? नाराजगी दरअसल है ना कि खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। सीधे तौर पर कांग्रेस के वृद्धि से मैंने आपको शुरू में ही कहा कि कांग्रेस का वोट प्रतिशत ज्यों बढ़ेगा यूं बीजेपी के लिए ये फायदे का चुनाव हो जाएगा, दिल्ली का विधानसभा चुनाव, और ये होता हुआ आम जनता में दिख रहा है। ठीक है, मैं आ रहा हूं, छोटे-छोटे कमेंट लूंगा। शेरावत साहब, ये सेटिंग कौन कर रहा है? ये सेटिंग कौन कर रहा है? भले बीजेपी को वोट करें। ठीक है शेरावत, अजय भाई ये सेटिंग कौन कर रहा है और किस चीज की सेटिंग हो रही है? आप खुश हैं क्या? देखिए, इस तरह की बातें अगर अरविंद केजरीवाल की पलटन पहले से ही करने लगे, जो जुम्मा 4 दिन पहले उन्हीं की गोद में बैठे थे, केजरीवाल जी की धर्मपत्नी सोनिया गांधी जी के साथ स्टेज शेयर करती थी, संजय सिंह रोज सीक्रेट मीटिंग्स में जाकर के राहुल गांधी के साथ बैठते थे और इनके वो राघव चड्ढा जी रोज फोटो खिंचा के डालते थे।
आज वो सेटिंग भाई कहाँ चली गई? भाई आप लोकसभा चुनाव में एक दूसरे को ताली दे रहे थे, विधानसभा चुनाव में एक दूसरे को गाली दे रहे हैं। भैया ये तो यही दोनों तय करेंगे ना, ये एक दूसरे के साथ है। चलिए अजय सहरावत भाई, बुरा मत मानिएगा अजय सहरावत भाई, क्या आपने, मैं जोड़ दूंगा, आप जोड़ लीजिएगा। क्या आपको ऐसा लग रहा है कांग्रेस बाउंस बैक कर रही है इन चुनावों में? आपको लग रहा है? मैं तो हाँ, मैं भाई देखिए, मैं तो कहता हूँ राजनीतिक दल है, वो इतना बड़ा सबसे पुराना दल है इस देश का, उन्हें चुनाव लड़ने का हक है। वो कब बाउंस बैक करते हैं और कब बाउंस बैक नहीं करते हैं, ये तो उनकी कहानी है। राहुल गांधी भी बहुत समय से बाउंस बैक कर रहे हैं, लेकिन वो कब करेंगे कब नहीं कर पाएंगे उनकी कहानी है। मैं उन पर पर्सनल टिक्का टिप्पणी क्यों करूं? आप बताइए, हमने पंजाब का चुनाव लड़ा था, हम तो पंजाब में नहीं जीते ना, तो क्या हम वहां उनकी बी टीम हो गए? मतलब हमने झारखंड चुनाव लड़ा, हम झारखंड नहीं जीते, तो क्या हम किसी की बी टीम हो गए? ये बड़ा अच्छा तरीका है। मतलब केजरीवाल चाहते हैं कि जब वो चुनाव लड़े सब चुनाव लड़ना छोड़ दें। मतलब केजरीवाल कह रहे हैं कि भैया मैं आ गया ना राजनीति में, अब ऐसा है कांग्रेस चुनाव ही मत लड़िए। मतलब ये तो एक तरह का कायरता हुई ना, ये तो डर का समीकरण है ना, कि आप चाहते लोग चुनाव ही ना लड़े। आपको लोगों से इतनी घबराहट हो रही कि आप एक दूसरे को बी टीम बता रहे, ए टीम बता रहे। आप मुझे बताइए भैया, कांग्रेस वही पार्टी है जिसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करके केजरीवाल की पार्टी बनी है। बड़ा शर्मनाक है कि उन्हीं के साथ अलायंस में इन्होंने सरकार भी बनाई, एक बार दिल्ली में सरकार चला चुके हैं, उनके साथ इंडिया अलायंस में लोकसभा का चुनाव भी लड़के देख लिया, वहां भी पटकनी खा चुके हैं, और आज ये हमें बता रहे हैं कि हम उनकी बी टीम हैं। देखिए भैया, हम दो आइडियोलॉजिकल पैरेलल लाइंस हैं, कांग्रेस और भाजपा, जो कभी नहीं मिलने वाली हैं। लेकिन हाँ, अगर कांग्रेस का कोई अच्छा नेता रहा तो हमने उनकी तारीफ करने में कभी गुंजाइश नहीं छोड़ी, और उन्होंने हमारा कोई अच्छा नेता देखा तो उन्होंने भी हमारी तारीफ करी। हमने कब कहा शीला दीक्षित का शासन अच्छा नहीं था? लेकिन यही अरविंद केजरीवाल थे ना, जिनको उनके घर से प्रॉब्लम थी, 12 एसी से प्रॉब्लम थी, उन पर किस किस तरह के आक्षेप इन्होंने लगाए हैं। एक बार अगर आप इंटरनेट स्क्रॉल नहीं वो भ्रष्ट नेताओं की सूची इसलिए कर रहे हैं कि सीधे तौर पे फायदा मिलेगा नहीं, वो भ्रष्ट नेताओं की सूची मैंने भी सुनी हुई है। संजीव भाई आ रहा हूँ। विपुल भाई, अगर किसी की तारीफ करने से किसी का भला हो रहा है तो इससे पॉजिटिव पॉलिटिक्स। ठीक है, संजीव भाई का रुख कर लेते हैं, संजीव भाई का रुख कर लेता हूँ। संजीव, तो आप कांग्रेस की इतने खुले दिल से तारीफ नहीं करते। चलिए, ये तो समीकरण है, ये समीकरण मैं भी समझ रहा हूं। अजय भाई क्या यहां समीकरण दिखा रहे हैं, लेकिन संजीव भाई, क्या वाकई आने वाले चुनावों को लेकर आम आदमी पार्टी का शीर्ष नेतृत्व इस बात से सशंकित है, आशंकित है कि उसी की साथ रहने वाली पार्टी अब अपनी आवाज सुना रही है और दिखा भी रही है, और वो बीजेपी के वोट नहीं काटेगी, वो आपके ही वोट काटेगी? राजीव भाई, दिल्ली और देश की जनता बहुत समझदार है। अभी जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने जो बात की, क्या देश की जनता ये बात समझ नहीं पा रही है कि सिंपैथी किसके हित में और किसके तरफ है भारतीय जनता पार्टी की? वो कांग्रेस की तारीफ कर रही है या आम आदमी पार्टी की तारीफ कर रही है? लड़ाई किससे लड़ रही है? वो साफ दिखाई दे रहा है कि कांग्रेस पार्टी इनके गोद में बैठी हुई है, ये उसको प्रश्रय दे रहे हैं, और ये अंक गणित के चक्कर में लगे हुए हैं कि आम आदमी पार्टी से यदि लड़ना है, बगैर कांग्रेस को हाथ मिलाए हम नहीं लड़ सकते हैं। इनकी स्थिति ये हो गई है। कांग्रेस पार्टी देश की, आपने कहा कि देश की सबसे पुरानी पार्टी, सीरियस कैसे कोई न ले, अभी हमारे विश्लेषक कह रहे थे भाई साहब, सबसे देश की पुरानी पार्टी की स्थिति यह है कि पिछले 10 सालों से सूखा तक नहीं तोड़ पाई है। हम बताते हैं, पिछले 75 सालों से दिल्ली की स्थिति यह है कि मात्र 20,000 क्लासरूम बने थे, हमने 10 सालों में 22,700 क्लासरूम बना दिए, हमने 9,000 नए हॉस्पिटल में बेड बना दिए, हमने 10,000 किलोमीटर सड़कें बना दी। यहाँ पे हमने पूरे हिंदुस्तान में 20 लाख सीसीटीवी कैमरा लगाया। केवल भूपेश जी, एक हॉस्पिटल का नाम कुछ भी समय पर वेतन नहीं दे पा रहे हैं। दिल्ली के नया दिल्ली के जनता के लिए एक नई यूनिवर्सिटी बनाई, एक नया हॉस्पिटल बनाया, आपको बताइए। अगर एक भी नया संजीव भाई एक मिनट, सब सुन रहे हैं आप लोग बात काट रहे हैं, लेकिन संजीव भाई कांग्रेस तक कह रही है आपने क्या किया, आप सब आप बताइए। तो कोई एक्सटेंशन करा हो तो उसका काम बता दीजिए। एक नई यूनिवर्सिटी, एक नया अस्पताल, आप नाम और एड्रेस बता दें। चलिए नाम एड्रेस बताइए, एक का नाम एड्रेस बता दीजिए। भूपेश भाई पूछ रहे हैं। एक नई यूनिवर्सिटी, एक नया अस्पताल, नाम बता दें जिसका शिलान्यास आपने किया हो और जिसको बाद में समर्पित किया हो। शिलान्यास इन्होंने किया हो, जिसका बजट पहले से इनके कागज में पास हुआ हो। एक बता दें, एक यूनिवर्सिटी तो बनाया है।
राजीव भाई, बिल्डिंग हाँ हाँ नहीं है। बताइए, संजीव भाई बता दीजिए, संजीव भाई बता दीजिए, एक मिनट, इस चर्चा में साफ हो जाएगा कि हम गुंडागर्दी और सेटिंग पर आ चुके हैं, अब सबूत पे भी आ जाए। संजीव भाई। राजीव भाई, हम बार बार कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी इस तरह की राजनीति में यकीन नहीं करती है। आम आदमी पार्टी अरे एक सबूत दे दीजिए, वो यही बात, कौन सा अस्पताल, कौन सा कॉलेज जिसका बजट आपका पास आपने किया, इनको बता दीजिए। आप बता दीजिए। मैंने को पेरिस बना दिया, उसके लाइव एग्जांपल पड़ताल हो जाएगी तो आपको पार्टी का था ना, जो दंगे में आरोपित है, जो जेल में है, वो आपकी पार्टी। अच्छा ठीक है, बोलने तो दे अजय भाई, भूपेश भाई बोलने जा रहे हैं, वो आपको सबूत मिल जाएगा, आप लोग चेक कर लीजिएगा। फिर संदीप चौधरी जी के पास आऊंगा। मैं यही कह रहा था, मैंने शुरुआती दौर में ही कहा कि यदि शिक्षा की बात करें, शिक्षा आज आप क्या ये लोग ये बात मानने को तैयार नहीं है कि दिल्ली में 10 साल पहले यदि किसी के बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते थे तो शर्म के मारे वो बता नहीं पाता था कि हमारे बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं। आज कम से कम गर्व से बताता है सरकारी स्कूल का सरकारी स्कूलों का प्रतिशत बच्चों का गिरता क्यों जा रहा है, बच्चों को स्कूलों से क्यों निकल रहे हैं, आप इनसे पूछिए। जहां जब सबसे ज्यादा आईएएस बने हैं, ये कोई जादू नहीं किया आपने। ये सब मत बताइए, कहानी मत सुनाइए, ये बताइए नया स्कूल कहाँ है, नई यूनिवर्सिटी कहाँ है और नया अस्पताल कहाँ है जिसका शिलान्यास आपने किया, जिसको आपने लोगों को समर्पित किया, आप हमें बताइए, एक बता दें। हम नोट कीजिए, पेन लीजिए, हम नोट कीजिए, हम बोल रहे हैं, नोट कीजिए, सेक्टर 23, एसओएसी रोहिणी सेक्टर 21 फेज 2, आपके पास जमीन ही नहीं। चलिए मैं संदीप चौधरी का रुख करता हूं, ठीक है, इस बहस से संदीप पॉलिटिकल एनालिस्ट मुझे थोड़ा सा ब्रीदिंग स्पेस दे देंगे। संदीप जी क्या हो रहा है? प्रवक्ता जिस बात को नहीं बता पा रहे हैं मैं बताता हूं। यूनिवर्सिटी तो खोली है इन्होंने, लेकिन वो रन नहीं कर रही है। अच्छा विपुल जी, ठीक है, वो रन नहीं कर रही है। संदीप जी आप बताइए क्या हो रहा है? ठीक है, सुन तो लीजिए, हम यूनिवर्सिटी का नाम बता रहे हैं, सुन तो लीजिए। हाँ बताइए। दिल्ली स्किल्स एंड एंटरप्रेन्योर यूनिवर्सिटी द्वारका सेक्टर 9, दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी सिविल लाइंस, दिल्ली टीचर्स यूनिवर्सिटी मुखर्जी नगर, नेताजी सुभाष चंद्र यूनिवर्सिटी टेक्नोलॉजी, नेताजी सुभाष चंद्र, आपको हंसी नहीं आई क्या राजीव जी? यूनिवर्सिटी के राजीव जी, इनका झूठ लाइव टीवी पे पकड़ा जा चुका है, नेशनल टीवी पे। मैं संदीप चौधरी, ठीक है, संदीप चौधरी, ये सबूत जनता पर दिल्ली की असर डालते हैं क्या? दिल्ली की जनता इन सबूतों का इंतजार कर रही है, करती है? बोलने से नहीं शर्म आती है इनको। ये सारे आंकड़े हैं, मैं पढ़ रहा था, आप लोगों ने बता रहा हूँ आपको, मैं चैलेंज देता हूँ गोविंद सिंह यूनिवर्सिटी। देखिए राजीव जी, जिस तरीके से आज चर्चा हो रही है, मेरे ख्याल से हम कई बार टाइम वेस्ट करते हैं, लेकिन जरूरी है, जैसे अभी हमारे साथी विपुल जी ने बताया था, कई बार क्या होता है, कोई पहलवान या कोई खिलाड़ी टीम को जितवा नहीं सकता, लेकिन वो हरवा जरूर देता है। तो कांग्रेस की भी यही स्थिति है, अगर कांग्रेस ज्यादा दम लगाएगी तो आम आदमी पार्टी को हरवा जरूर देगी। क्या यही डर है आम आदमी पार्टी का? और बीजेपी का रास्ता आसान हो जाएगा। तो ऐसे में हमें ये देखना पड़ेगा, जहां तक डेवलपमेंट की बात है या काम करने की बात है, राजनीति में जरूरी नहीं है कि काम करने वाला। आप ये देखिए, जब अरविंद केजरीवाल राजनीति में आए तो उससे पहले उन्होंने किसी का एक वोटर आईडी कार्ड नहीं बनवाया था, एक पुल नहीं बनवाया था, एक सड़क नहीं बनवाई थी, केवल बातें बनाई थी, और बात बनाने के वो एक्सपर्ट है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो अभी देखना पड़ेगा कि किस तरीके से दिल्ली की जनता कितना सीरियस। चलिए मुझे तो इंतजार है वोटिंग के दिन का, मुझे इंतजार है काउंटिंग के दिन का, और तब पता चलेगा कि 3 के बाद एक चौका पड़ता है या नहीं पड़ता, या फिर सेटिंग, गुंडागर्दी या इन्हीं चीजों के बीच में असल मुद्दे अभी दब जाते हैं। बाकी बाद में देखेंगे। बहुत धन्यवाद संजीव भाई काउंटर करने के लिए आपका। अजय सहरावत भाई